हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजीव एंड वेलकम टू रेस विथ राजीव। डिस्कस करेंगे आज हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मुग़ल वंश का। मुग़ल वंश थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर मुग़ल डायनेस्टी को हम कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से आते हैं वो तो नहीं छूटेंगे। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने में कम से कम 4 से 5 वीडियो लगेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सारे वीडियो को एंजॉय करते हुए देखेंगे और हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको उठा कर दूंगा कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। तो चलिए समय को ज़ाया न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। और आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कुछ दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अब वीडियो कंटिन्यूअस आते रहेंगे और साथ ही साथ मैं मैथमेटिक्स के भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं मुग़ल डायनेस्टी और इसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारत में जो मुग़ल वंश है, मुग़ल वंश की शुरुआत होती है 1526 ईस्वी से। 1526 ईस्वी से मुग़ल वंश की शुरुआत होती है और ये चलता है 1857 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी हम लोग बखूबी जानते हैं। 1857 ईस्वी को ही हमारे देश में सबसे पहले आज़ादी को लेकर क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 में ही मुग़ल डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह, जिनको उपनाम मिला था जफ़र, उन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली से क्रांतिकारियों का नेतृत्व भी किया था। तो जो मुग़ल डायनेस्टी है वो कम्प्लीटली 1526 से 1857 के बीच तक रही। और अगर देखा जाए तो मुग़ल वंश के इस कार्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। एक, मुग़ल वंश जब अपने उन्नति की ओर बढ़ रहा था उस टाइम, और एक समय रहा जब मुग़ल वंश अपने अवनति की ओर बढ़ रहा था वो टाइम। तो जो मुग़ल वंश उन्नति का जो समय रहा है वो रहा है 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। 1526 से 1707 ईस्वी तक का जो कालखंड रहा है, इस कालखंड में मुग़ल वंश अपने चरमोत्कर्ष पे रहा, उन्नति की ओर निरंतर बढ़ता रहा। लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो मुग़ल वंश रहा वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा। और बहादुर शाह जफ़र तक ये काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और 1707 से 1857 की जो बीच का समय रहा, इसको हम मुग़ल वंश का अवनति का काल कहते हैं। तो ये तो फिलहाल इसके कालखंड की बात हो गई कि जो मुग़ल वंश है वो एक्चुअली में 1526 से 1857 के बीच तक रहा। और देखें तो इनको 2 कालखंडों में बांटा गया। 1526 से 1707 के बीच का जो समय रहा, इसको हम मुग़ल काल का उन्नति का काल कहते हैं। और 1707 से 1857 का समय रहा, इसको हम मुग़ल काल का अवनति का काल कहते हैं। इसमें मुग़ल वंश कम्प्लीटली बर्बाद हो गया और इसमें मुग़ल वंश जो था ये आबाद था, काफ़ी अच्छा चला था। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं कि मुग़ल वंश की शुरुआत कहाँ से होती है और किस राजा ने इसको शुरुआत किया। तो देखिए, जो मुग़ल वंश है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम चगदाई वंश भी कहते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बहुत से किताबों में ऐसी चीज़ें नहीं लिखी रहती हैं। तो मुग़ल वंश को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम चगदाई वंश भी कहते हैं। तो चगदाई वंश या मुग़ल वंश दोनों एक ही चीज़ है। और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि बाबर ने किस वंश की स्थापना किया था, और ऑप्शन में आपको मुग़ल वंश न देकर दिल्ली सल्तनत दुनिया भर का देता है और एक आपको ऑप्शन में दे देगा चगदाई वंश। तो यहाँ पर बहुत से कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये किस वंश की स्थापना किया था। हम लोग तो मुग़ल वंश पढ़े हैं और मुग़ल वंश ऑप्शन में रहता ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि मुग़ल वंश को चगदाई वंश के भी नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत जो होती है वो बाबर के द्वारा होती है कि बाबर ने ही भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किया था। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, बाबर के ही बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर बाबर के बारे में डिस्कस करें तो बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो पहला जो हम बात करने वाले हैं वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में बात करेंगे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर जो शब्द हम यूज करते हैं, बाबर एक्चुअली में उसका नाम नहीं था। बाबर जो था ये उसका नाम नहीं था। बाबर का मतलब जो होता है, तुर्की भाषा में बाबर का मतलब होता है बाघ यानी कि टाइगर।
जो जहीरुद्दीन मोहम्मद था, इसके अंदर चीते की जैसी फुर्ती और ताकत थी, हिम्मत था, तो इसलिए इसको बाबर कहा जाता था। बाबर का तुर्की भाषा में मतलब होता है बाघ। ठीक है। बाबर के जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1453 ईस्वी को हुआ था। अगर इसके हम जन्म की बात करें, जन्म बाबर का जन्म 14 फरवरी, आप जानते हैं 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1483 ईस्वी। खासकर आजकल की युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से जानती है 14 फरवरी को क्या मनाते हैं। ठीक है। वैसे 14 फरवरी हमारे लिए ब्लैक डे होता है, क्योंकि 14 फरवरी के दिन ही बड़ा दुर्भाग्य रहा भारत का पुलवामा अटैक जिसको हम कहते हैं। उस दिन हमारे करीब 45 जवान शहीद हो गए थे। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। जो इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे, ये एक जगह था फरगाना। फरगाना वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है। फरगाना उज़्बेकिस्तान, फरगाना उज़्बेकिस्तान, यहाँ के ये शासक थे। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना उज़्बेकिस्तान के क्या थे? शासक थे। इनके माता का नाम कुतलुग निगार खान था। इनके माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खान। इसके माता का नाम था कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार खान, कुतलुग निगार खान। इनके जो पिता थे ये तैमूर लंग के वंशज थे। तैमूर लंग के वंशज थे। और इनकी जो माता थी ये चंगेज खान के वंशज थे। इसकी दादी का नाम था दौलत बेग। इनकी जो दादी थी, दादी, अब आप सोचेंगे कि इनकी दादी को क्यों बीच में लाया जा रहा है, तो इनकी दादी बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इनको जो ये फरगाना मिला हुआ था, एक्चुअली में इनकी दादी की ही संपत्ति की देन थी। मतलब कि कहते हैं, एक कहावत है गांव में कि जिस माँ बाप के बेटे नहीं होते हैं तो उनकी लड़की की जब शादी होती है तो अंतिम क्षणों में क्या होता है कि लड़की के माँ बाप अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर देते हैं, जिसको हम गांव के भाषा में नवरसा कहते हैं कि उनको नवरसा मिल गया। तो इनकी जो दादी थी एहसान दौलत बेग, उन्होंने क्या किया था, अपना ये जगह उनको दिया था। एहसान दौलत बेग, इनके दादी का नाम था एहसान दौलत बेग। और एहसान दौलत बेग ने ही इनको क्या दिया था? फरगाना दिया था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एहसान दौलत बेग से ही क्या मिला था? बाबर को संपत्ति मिली थी, संपत्ति दिया था। ठीक है। एहसान दौलत बेग जो बाबर की दादी थी, तो बाबर को अपनी दादी एहसान दौलत बेग से क्या हुई थी? संपत्ति प्राप्त हुई थी। तो ये तो इसके पृष्ठभूमि हो गया कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था, इसका जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। और इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा जो थे वो फरगाना के शासक थे। माता कुतलुग निगार खान थी और इनकी दादी एहसान दौलत बेग थी, जिनसे बाबर को संपत्ति प्राप्त हुई थी। यहाँ जो मिर्ज़ा शब्द है ये भी एक उपनाम था, इसके पिता को मिला था। तो जो उपनाम इसको बाबर को मिला था उपनाम, वो उपनाम था मिर्ज़ा का। तो इसको जो मिला था, क्या उपनाम मिला था? मिर्ज़ा का उपनाम मिला हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु बहुत ही कम समय में, उमर शेख मिर्ज़ा जो थे बाबर के बहुत कम समय होते हुए क्या हो गए? मर गए। अभी ये जब 11 साल का बच्चा था तभी उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है और बाबर 11 वर्ष की उम्र में ही फरगाना की गद्दी को संभालता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बाबर था वो कितने वर्ष की उम्र में राजा बना, कितने वर्ष की उम्र में शासक बना? तो बाबर 11 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। 11 वर्ष की जो इसकी उम्र थी, 11 वर्ष की उम्र, और 11 वर्ष की उम्र में ये क्या हुआ? शासक बना। अब एक बात समझिए कि जब किसी भी राज्य का जो शासक होता है अगर वो कमज़ोर होगा
तो उसके अगल बगल के जो शासक होंगे उनकी नज़र क्या होगी, उसके राज्य पर बनी रहेगी। तो यहाँ भी क्या होता था कि ये 11 वर्ष का था और 11 वर्ष के ही समय से ये बड़ी कठिनाइयों का सामना करता रहा। एक्चुअली में इसकी जो माता थी कुतलुग निगार खान, वो इसकी रक्षिका बनकर, संरक्षिका बनकर क्या किया, शासन किया राजा के नाम पर। तो बाबर बैठे थे, लेकिन एक्चुअली में जो शासन था या जो शासन का बागडोर था वो इसकी माता कुतलुग निगार खान के हाथों में था। अब बाबर का जो नेचर था वो एक्चुअली में विस्तारवादी नेचर का था और ये चाहता था कि मैं अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। तो इसी क्रम में बाबर का सबसे पहला आक्रमण होता है समरकंद पे। बाबर अपने जीवन का जो सबसे पहली लड़ाई लड़ता है वो समरकंद की लड़ाई लड़ता है। तो अब इसके हम युद्धों की बात कर लें, मतलब कि इसके अभियान की बात कर लें और देखें कि किस प्रकार से ये लड़ते हुए भारत में एंट्री मारता है। और जब ये भारत में एंट्री मारता है तो उस समय भारत में किसका शासन चलता था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाबर ने कौन कौन से अभियान किए। एक्चुअली में बाबर को कहे तो ये एक बड़ा ही बदनसीब शासक रहा, क्योंकि जैसे जैसे ये आक्रमण करता था तो इसके द्वारा विजित राज्य जो थे उस राज्य में कहीं ना कहीं विद्रोह हो जाते थे और वो राज्य इसके हाथ से निकल जाता है। जैसे कि जब ये सबसे पहला आक्रमण समरकंद पे करता है, समरकंद पे आक्रमण करने के बाद ये आगे बढ़ता है और काबुल पर आक्रमण करता है। और जब ये काबुल पे आक्रमण करता है तो इसका जो सबसे पुराना राज्य फरगाना था वहाँ पर विद्रोह हो जाता है। उसको शांत करने के लिए जब वो वापस लौटता है तब तक काबुल में विद्रोह हो जाता है, समरकंद में विद्रोह हो जाता है। तो ये अपने पूरे जीवन में सिर्फ लड़ाई करता रहा, बाकी कुछ काम नहीं कर पाया। बड़ा बदनसीब राजा हम कह सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला आक्रमण हुआ, सबसे पहले जो इसका सबसे पहला आक्रमण रहा, सबसे पहला अभियान, इसका जो सबसे पहला अभियान था ये समरकंद का अभियान था। समरकंद, और समरकंद पे ये जो आक्रमण करता है तो समरकंद को जीतता भी है। समरकंद पे ये आक्रमण के समरकंद को जीत लेता है और इसके बाद ये आगे बढ़ता है और काबुल पर आक्रमण करता है। अगली लड़ाई ये कहाँ पर लड़ता है, काबुल में। लेकिन जब ये काबुल पर आक्रमण करता है तो इसका जो पहला, मतलब कि इसको जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पैतृत्व मिला हुआ था वो क्या होता है, उस पर विद्रोह छिड़ जाता है। यानी कि इसके हाथ से इसके हाथ से क्या होता है, फरगाना निकलने लगता है। तो ये काबुल से वापस लौटता है फरगाना, मतलब कि उज्बेकिस्तान। एक्चुअली में काबुल और समरकंद अफगानिस्तान का हिस्सा है और वहाँ से ये वापस लौटता है कहाँ पर, उज्बेकिस्तान। और जब ये उज्बेकिस्तान जाता है तब काबुल और समरकंद पे क्या होता है, विद्रोह छिड़ जाता है। इसके बाद इसका जो अगला आक्रमण होता है वो होता है गजनी पर। लेकिन गजनी भी क्षणिक समय तक इसके हाथ में रहा और ये क्या होता है, धीरे धीरे इसके जितने भी जीते हुए राज्य थे वो सब इसके हाथ से निकल गए। इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि इसको रहने के लिए अब कोई भी जगह नहीं बचता है। ये उसी तरीके से भटकता रहता है, इधर उधर छुप कर रहता है। उसी समय भारत में दिल्ली का जो शासन था वो लोदी वंश के राजा इब्राहिम लोदी के हाथ में था। और इब्राहिम लोदी जो था, लोदी डायनेस्टी का एक बहुत ही अयोग्य शासक था। उस समय इसके जो चाचा थे दौलत खान लोदी और अफगानिस्तान के ही थे महमूद खान लोदी, ये दोनों क्या करते हैं, बाबर को न्योता देते हैं कि आप भारत में आइए और दिल्ली का जो शासक है इब्राहिम लोदी उसके साथ जंग लड़िए और उसको यहाँ से निपटारा कर दीजिए। और राणा सांगा भी उस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे और राणा सांगा भी चाहते थे किसी तरीके से इब्राहिम लोदी का शासन हाथ से निकल जाए, जिससे वहाँ का राजा, मतलब कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकूं, क्योंकि राणा सांगा डायरेक्टली उलझना नहीं चाहते थे। लेकिन कौन जानता था कि बाबर जो था वो अगर भारत में आया तो भारत की भूमि इसको रास आ जाएगी और भारत में ही रहने का ये घोषणा कर देगा और भारत में ही ये मुगल वंश की स्थापना करेगा। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन एक चीज़ हमेशा हम देखे हैं कि अगर कोई किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो ऊपर वाला उसके लिए कुआं खोद के रख देता है। ठीक है, तो इसी क्रम में जब देखा कि इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचा तो ये एक पाकिस्तान में एक जगह बसता है बाजौर, और बाजौर पे ये आक्रमण करता है। और इसकी खुशनसीबी होती है कि ये बाजौर को जीत लेता है और बाजौर में जो बाजौर का जो किला था जिसको हम भेरा का किला कहते हैं उसको ये ढा देता है, मतलब उसको गिरा देता है। और यहीं पर बाबर ने सबसे पहले बारूद का उपयोग किया था, यानी कि तोप का उपयोग ये बाजौर अभियान में करता है। तो 1519 ईस्वी में
1519 ईस्वी में ये बाजौर अभियान करता है। बाजौर, बाजौर पाकिस्तान में है। बाजौर अभियान, यहां पर ये क्या करता है, तोप का प्रयोग। सबसे पहले तोप का प्रयोग बाबर ने बाजौर अभियान के दौरान किया था। तोप का प्रयोग, आप कह सकते हैं बारूद का भी प्रयोग इसने यहां पर किया था। ठीक है, और तोप का प्रयोग करके ये क्या किया था, भेरा का किला को ढहा था। भेरा का किला ध्वस्त कर दिया। 1519 में ये बाजौर अभियान करता है और बाजौर में जो भेरा का किला था उसको ध्वस्त करने के लिए तोप का प्रयोग करता है। और यहीं पर वो, अब यहाँ पर बाजौर पर उसने आक्रमण किया और भेरा का किला ये जीत लिया। इसको रहने के लिए क्या होता है, जगह मिल जाता है। वो यहीं पर रहते हुए सोचता है कि किस तरीके से अब अपने साम्राज्य का विस्तार करे, क्योंकि इसके हाथ से जो इसकी पैतृक संपत्ति थी फरगाना और इसके द्वारा जीते गए समरकंद, काबुल और गजनी सभी हाथ से निकल जाते हैं। और फाइनली वो बाजौर में जाकर रहने लगता है और यहीं पर ये बैठकर योजना बनाता है कि किस तरीके से अब अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। उसी समय दिल्ली में शासन कर रहे इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और महमूद लोदी ने इसको न्योता भेजा कि आप आकर दिल्ली पर आक्रमण करिए। तो 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी को बाबर जो था ये आक्रमण करता है इब्राहिम लोदी को पर, और उस समय ये पानीपत की लड़ाई लड़ता है। तो यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी बाबर की। और पानीपत की ये पहली लड़ाई थी और भी इतिहास में 2 और पानीपत के लड़ाई लड़े गए हैं। समय के साथ उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली लड़ाई ये लड़ता है पानीपत, पानीपत की लड़ाई। पानीपत हरियाणा में है। ये एक तरीके से बहुत ही मानी जानी जगह है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इतिहास में बहुत ही युद्ध हुए हैं जो पानीपत के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो 1526 में ये पानीपत का युद्ध लड़ता है, पानीपत का युद्ध। और पानीपत का जो युद्ध होता है वो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में लड़ता है और यहीं पर वो लोदी वंश का अंत कर देता है। और यह भी कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा हुए, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर हम अगर देखें तो कोई भी जो थे वो कहीं ना कहीं अपने मौत से मरे थे या किसी बीमारी से मरे थे, लेकिन कोई भी युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया था। युद्ध के मैदान में दिल्ली शासन का पहला जो राजा था वो इब्राहिम लोदी था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो पानीपत का जो लड़ाई होता है वो इब्राहिम लोदी के साथ होता है 1526 ईस्वी में, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इब्राहिम लोदी के मरने के बाद इसके चाचा दौलत खान लोदी और महमूद लोदी इसको जाने को कहते हैं, तो उसी युद्ध में इनका भी निपटारा कर देता है। ठीक है, ये बात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस युद्ध में क्या क्या खासियत रही। एक्चुअली ये जो युद्ध लड़ा गया था पानीपत का युद्ध, इस युद्ध को लड़ने के लिए बाबर ने एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी का प्रयोग किया था, जिसको हम उज्बेक पद्धति या तुगलुमा पद्धति के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि तुगलुमा पद्धति क्या है और किस तरीके से इसका यूज इसने किया था इस युद्ध को जीतने के लिए। और यहीं पर बाबर योजना बनाता है भारत में रहने के लिए। तो इसका जो पहला युद्ध होता है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। और ये जो युद्ध होता है ये किसके खिलाफ लड़ा गया, इब्राहिम लोदी के, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी यहाँ पर पराजित होता है, इब्राहिम लोदी पराजित होता है, पराजित हुआ यानी कि यहीं मर खप गया, खत्म हो गया इसकी कहानी यहीं पर। इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा नीति का प्रयोग किया था। तुगलुमा
तुगलुमा नीति, या इसी को एक और नाम से जानते हैं उज्बेक नीति कहते हैं, उज्बेक पद्धति, उज्बेक पद्धति। अब देखिए ये उज्बेक पद्धति या तुगलुमा नीति एक्चुअली में है क्या। इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक उड़ता हुआ बाज अपने शिकार को अपने पंखों द्वारा घेर कर अपने पंजे में दबोच लेता है, उसी प्रकार से बाबर ने अपनी सेना को इस प्रकार से युद्ध के मैदान में सुसज्जित किया था कि इब्राहिम लोदी की जो फौज थी वो क्या हुई थी, बाबर के फौज के द्वारा घिर चुकी थी और घेर कर उसको मारा गया था। अर्धचंद्राकार आकृति में इसने अपने सेना को क्या किया था, सेट किया था, और इसी के बीच में बाकी जो इब्राहिम लोदी के सेना थे वो इसमें घिर गए थे और इसी तरीके से उसने युद्ध लड़ा था और इसी को हम कहते हैं तुगलुमा नीति। तुगलुमा नीति में क्या किया जाता है कि अपने सैनिकों को अर्धचंद्राकार आकृति में सेट किया जाता है और ये जो होते हैं विरोध जो विपक्षी सेना होती है उनको ये क्या करते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं और घेर कर उनसे मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पर ये तुगलुमा नीति का प्रयोग करता है। इस युद्ध में उसने तोपों का भी प्रयोग किया। इस युद्ध में उसने तोप का प्रयोग किया। एक्चुअली में तोप का प्रयोग तो पहले भी कर चुका था, तो बताने की ज़रूरत तो बार बार है नहीं। तोप का प्रयोग किया और जो ये तोपों का प्रयोग किया, तोपों को भी क्या किया था, बहुत ही शानदार तरीके से सेट किया था, जिसको हम उस्मानिया पद्धति या रूमी पद्धति भी कहते हैं। तोपों को इसने कैसे सेट किया था, उस्मानिया पद्धति से सेट किया था। उस्मानिया पद्धति, उस्मानिया पद्धति या इसी को हम रूमी पद्धति भी कहते हैं, रूमी पद्धति। इसने तोपों को कैसे सेट किया था, उस्मानिया पद्धति में। देखिए ये मान लीजिए तोप है और इसके बीच में वो क्या करता था, सैनिक खड़े कर देता था, फिर यहाँ पर तोप लगाता था और इनके बीच में सैनिक खड़ा कर देता था, फिर तोप लगाता था, फिर इनके बीच में सैनिक खड़ा कर देता था। तो इस तरीके से जो उसने तोपों को सेट किया, इसी को हम क्या कहते हैं, उस्मानिया पद्धति कहते हैं। जब ये युद्ध जीत लेता है तो युद्ध जीतने के बाद ये बड़ा खुश हो जाता है और ये अपने द्वारा विजित जो राज्य बाजौर था, बाजौर के लोगों को एक एक चांदी का सिक्का बंटवाता है और काबुल में भी ये सिक्का बंटवाता है। तो मुख्य रूप से ये जो सिक्के बंटवाया था वो काबुल में बंटवाया था। तो चांदी का सिक्का बंटवाया, चांदी का सिक्का बंटवाया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि बाबर कौन से युद्ध को जीतने के बाद चांदी के सिक्के बंटवाता है, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या खानवा का युद्ध। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद ये क्या करता है, काबुल में चांदी का सिक्का बंटवाता है। और चांदी के सिक्का बंटवाता है यानी कि ये एक तरीके से अपने दानवीरता को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई, इसको कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर का मतलब होता है दानवीर, कलंदर का मतलब दानवीर होता है, इसको कलंदर की भी उपाधि यहाँ पर दी गई। और इसी युद्ध के बाद वो भारत में रहने की योजना बनाता है, भारत में रहने की योजना बनाता है, भारत में रहने की योजना बनाया, भारत में रहने की योजना बनाता है। तो इस प्रकार से पानीपत का युद्ध समाप्त होता है और ये भारत में रहने की योजना बनाता है। जब ये पानीपत का युद्ध जीत लेता है तो उसी समय राणा सांगा आकर इससे मिलते हैं और कहते हैं कि देखो चाचा बाबर जी, अब आप इब्राहिम लोदी को मार दिए हैं, अब हमारा रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया। अब आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और अपने राज्य लौट जाइए। कहा कि तुम सपना देख रहा है, कहा बे हो गया खेला, अब बोला तो तुमको भी मारेंगे। अब राणा सांगा को ये बात बुरी लगी, कहा कि ये तो दूसरे देश से आकर हम ही को हड़का रहा है, कहा कि हम तुमसे युद्ध लड़ेंगे। बोला लड़ लो। तो दूसरा युद्ध ये लड़ता है राणा सांगा के साथ, खानवा का युद्ध।
तो चलिए देखते हैं अगले साल, ठीक इसके अगले साल वो खानवा की लड़ाई लड़ता है और राणा सांगा के साथ लड़ता है, और इस युद्ध में भी क्या होता है, बाबर की विजय होता है। जब खानवा का युद्ध बाबर जीत लेता है तो कहता है कि अब हम भारत में रहेंगे, जिसको जो करना है कर ले। तो अगला युद्ध देखते हैं 1527 का खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित होते हैं। राणा सांगा कहाँ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, पराजित हो गए। राणा सांगा पराजित होंगे, इनका भी निपटारा कर दिया वहीं लगे हाथ। कहा कि तुम जिंदा रहेगा तो फिर विद्रोह करेगा, लाओ तुमको ये निपटा देते हैं। तो राणा सांगा को भी क्या किया, उधर ही निपटा दिया। जब खानवा का युद्ध लड़ा जा रहा था तो ये युद्ध राणा सांगा के पक्ष में जा रहा था। जब बाबर ने देखा कि राणा सांगा इस युद्ध को जीत रहे हैं तो उसने अपने सैनिकों के बीच में जिहाद का नारा दिया। अब जिहाद क्या होता है, तो देखिए किसी भी धर्म की बात करें, एक्चुअली में धर्म की बात करना सोशल मीडिया पे बड़ा बुरा होता है, आदमी फंस जाता है। तो कोई भी धर्म का अगर मामला हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, तो लोग आंख बंद करके उस पर बड़े आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जहाँ पर अगर उसी के अदर हैंड देखें तो अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस पर विश्वास करने के लिए लोग दुनिया भर का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये जो बात बोल रहे हैं क्या वो सही है। लेकिन अगर धर्म से संबंधित कोई बात हो तो उस पर आंख बंद करके विश्वास करने में देरी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर उसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का एक्चुअली में मतलब होता है कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपको यहाँ पर लाने वाला कौन है, ईश्वर है। उनके भाषा में बोले तो अल्लाह है, आप अल्लाह के दूत हैं और आप यहाँ पर क्या है, उसके दूत बन के आए हैं। और अगर आप यहाँ पर लोग जो बुरे लोग हैं उनको अगर आप मारते हैं तो आपको अल्लाह जन्नत नसीब करवाएगा। भाई साहब, अगर बुरे लोग को मारना ही है तो अल्लाह बुरे लोगों को धरती पर भेजता ही क्यों है, सिंपल सी बात है। तो जब इसने जिहाद का नारा दिया तो इसके सैनिकों में एक अलग जोश दिखने लगा और ये पूरे होशो हवास खोकर एक ओर से क्या करने लगे, राणा सांगा के सैनिकों को काटने लगे, मारने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, बाबर इस युद्ध को जीता। अगर वो यहाँ पर जिहाद का नारा नहीं देता तो ये श्योर था कि बाबर को भारत छोड़ के जाना पड़ता। लेकिन वो इसी का प्रयोग करके राणा सांगा को यहाँ पर पराजित कर देता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, जिहाद का नारा देता है। इसी युद्ध में वो जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा। जिहाद का जब ये नारा देता है यानी कि ये बीच में किसको घुसा लाया, अपने भगवान को घुसा लाया। तो इसने क्या किया, मद्यपान पर रोक लगा दिया। मतलब कि ना ही खुद शराब पीता था, ना दूसरों को पीने देता था। तो मद्यपान क्या किया, छोड़ दिया, मद्यपान छोड़ दिया, या ऐसे लिख सकते हैं शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। इस युद्ध में उसने शराब पीना छोड़ दिया। अब जब आदमी शराब पीना छोड़ देगा ना तो उसका दिमाग बढ़िया से काम करता है। तो इसने भी क्या किया, कहा कि अब दारू वारू पीना बंद करो। दारू पिए रहता है आदमी, एकदम होश हवास खो देता है, तो क्या लड़ाई करेगा। तो इसने क्या किया, शराब पीना इसमें छोड़ दिया। और इस युद्ध में राणा सांगा के जो साथ देते हैं, आप याद करिए, मोहम्मद लोदी थे। कौन थे, महमूद लोदी, महमूद लोदी। महमूद लोदी राणा सांगा का साथ देता है इसमें, क्योंकि महमूद लोदी जो था वो देखा था कि किस प्रकार से इब्राहिम लोदी के साथ बाबर लड़ा था। तो अब महमूद लोदी को एक्चुअली में बाबर के वीक पॉइंट मालूम थे। तो महमूद लोदी राणा सांगा का साथ दिया, लेकिन साथ कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि अब ये अपने सैनिकों को एक तरीके से जानवर बना दिया था जिहाद का नारा देकर, और इस प्रकार से ये इस युद्ध को जीतता है। इस युद्ध में मेदिनी राय ने भी, जो चंदेरी के राजा थे मेदिनी राय, वो भी क्या करते हैं, राणा सांगा का साथ देते हैं। तो इसी युद्ध में मेदिनी राय भी इसके नज़र में चढ़ जाते हैं कि आज ससुरा तुम आया है, इसका साथ दे रहा है, तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे, बस ये युद्ध निपट जाने दो। ठीक इसके अगले साल वो चंदेरी का युद्ध लड़ता है और उस युद्ध में मेदिनी राय को ये परास्त कर देता है। तो इस युद्ध में मेदिनी राय चंदेरी के राजा, चंदेरी के शासक मेदिनी राय क्या थे, राणा सांगा के साथ थे, राणा सांगा के साथ थे, और इस युद्ध में उन्होंने भी राणा सांगा का साथ दिया था। देखिए उस समय क्या होता था कि जो बाबर था वो अपने सैनिकों से एक टैक्स लिया करता था, जिस टैक्स को तमगा कर कहते थे। तो इसने क्या किया कि अपने सैनिकों के तमगा कर को माफ़ कर दिया। जब सैनिकों ने देखा कि हमारा राजा हमारा टैक्स माफ़ कर रहा है तो बड़े खुश हो गए, कहा कि अब क्या दिक्कत है, अब लड़ो, इसने टैक्स माफ़ कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, तमगा कर माफ़ कर देता है। तमगा टैक्स क्या किया, माफ़ कर दिया, कहा कि अब हम तुमसे तमगा कर नहीं लेंगे, तुम क्या करो, इस युद्ध को बढ़िया से लड़ो। और इस युद्ध को जीतने के बाद वो गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि कब धारण किया, खानवा का युद्ध लड़ने के बाद। खानवा का युद्ध लड़ने के बाद ये गाजी की उपाधि धारण करता है, और इसी युद्ध को जीतने के बाद वो घोषणा करता है कि बाबर भारत का शासक रहेगा और वो भारत में ही रहेगा, जिसको जो करना है आकर कर ले। यहाँ देखेंगे तो चंदेरी के शासक मेदिनी राय राणा सांगा का साथ दिए थे, यानी कि राणा सांगा की मेदिनी राय की दुश्मनी ऑलरेडी क्या थी, बाबर से हो चुकी थी। तो इसके ठीक अगले साल ये लड़ाई लड़ता है चंदेरी की युद्ध। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस युद्ध में मेदिनी राय अकेले पड़ गए थे और यहाँ पर उसको हरा देता है, और हराकर क्या होता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। बस आपको याद रखना है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध होता है, और इस युद्ध में मेदिनी राय की हार होती है। मेदिनी राय पराजित होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, मेदिनी राय पराजित हो जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, मेदिनी राय पराजित हो जाता है। अगली लड़ाई ये अगले साल लड़ता है 1529 ईस्वी में महमूद लोदी के साथ और अफगान जो थे उनके साथ। तो जो नेक्स्ट लड़ाई लड़े वो घाघरा का युद्ध था। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया, 1529 ईस्वी में। और यह युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर और अफगान और महमूद लोदी के। तो इस युद्ध में महमूद लोदी और जो अफगान शासक थे, अफगान शासक, इनके बीच में युद्ध लड़ा जाता है, और इस युद्ध में बाबर विजयी होता है। बाबर विजयी होता है। बाबर विजयी हुआ। तो इस प्रकार से बाबर क्या होता है, इस युद्ध को जीत लेता है, और आगे चल के बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। बाबर की मृत्यु कब होती है, बाबर की मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में। तो हम बात कर सकते हैं 1483 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक इसका जीवन काल रहा, और इस अपने जीवन काल में बाबर युद्ध करता रहा, लड़ता रहा, लड़ते लड़ते अपने मृत्यु को प्राप्त होता है। ये अपने जीवन के किसी भी क्षण में सुकून से नहीं बैठा रहा। ये लगातार जब से ये फरगाना का शासक बनता है तब से लेकर 1529 तक ये लड़ाइयाँ ही लड़ता रह गया। किसी साल ये सुकून से बैठकर अपनी ज़िंदगी नहीं जीता है।
इसके जो पुत्र थे, इसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम। इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो हुमायूं बनता है और हुमायूं से कहता है कि बाबू, जब तुम राजा बनना तो अपने राज्य को अपने भाइयों में क्या करना, बांट देना। और यही कारण होता है हुमायूं का वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, जिसके कारण हुमायूं भारत में कई युद्ध हार जाता है। लेकिन बाद में जब ये लौट कर आता है तो दिल्ली का शासक दोबारा बनता है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देख लें कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने जीवन काल में कौन कौन से युद्ध के अलावा काम किया था। देखिए आगे बात करते हैं। बाबर अंतिम लड़ाई कहाँ पे लड़ता है, घाघरा। घाघरा के पास में आगरा में इसका क्या है, मकबरा। पहले जो इसका मकबरा था, मतलब कि इसके मरने के बाद इसको कहाँ दफनाया गया था, आगरा में। तो हम कह सकते हैं कि इसका पहला मकबरा था, इसका जो पहला मकबरा था वो आगरा में था, आगरा में। इसका जो नाती था अकबर, जब अकबर इसके द्वारा लिखे गए जो आत्मकथा थी उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था बाबर ने कि मेरा जो फेवरेट जगह है वो काबुल है। तो उसने क्या किया कि बाद में बाबर के मकबरा को आगरा से उठाकर काबुल ले गया। तो वर्तमान में बाबर का जो मकबरा है वो अफ़गानिस्तान में है, काबुल में। तो वर्तमान मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर का वर्तमान मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो काबुल में स्थित है। बाबर ने अपने जीवन काल के दौरान 4 बाग पद्धति का आविष्कार किया, मतलब कि वो 4 बाग पद्धति को अपनाया। 4 बाग पद्धति एक्चुअली में क्या होता है, तो 4 बाग पद्धति एक तरीके से गार्डनिंग का एक तरीका होता है। 4 बाग पद्धति में क्या किया जाता है कि जो लैंड होता है, यानी कि जो ज़मीन होता है, उस ज़मीन में क्या किया जाता है, बाग बगीचा उगाया जाता है। लेकिन उसके लिए क्या किया जाता है, जो लैंड होती है उसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर लिया जाता है, इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या किए जाते हैं, इसमें बाग बगीचे उगा दिए जाते हैं। जिस प्रकार से आगरा में अगर हम आराम बाग देखें तो आराम बाग 4 बाग पद्धति पर ही आधारित है। इसमें क्या होता है कि जो ज़मीन होती थी उस ज़मीन को 4 भागों में बांटकर इसके 4 किनारे पर क्या किए जाते थे, बागान उगा दिए जाते थे। और इन बागानों की जो सिंचाई होती थी वो कृत्रिम नहरों के द्वारा होती थी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में क्या होते थे, नहर होते थे। और इन नहरों से पानी हो जाता था और इन्हीं पानी से क्या होता था, इन बागीचों की सिंचाई होती थी। तो 4 बाग पद्धति का प्रयोग बाबर करता है और इसका जो उदाहरण है वो आगरा में आराम बाग देखने को मिलता है। आज भी आराम बाग इसी पर आधारित है, इसको भी बाबर ने ही बनवाया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा। इसकी जो आत्मकथा थी, आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है, तुर्की भाषा में है, तुर्की भाषा में। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खान के बेटे थे, उन्होंने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया बाबरनामा के नाम से। तो अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम ने क्या किया, अनुवाद किया, मतलब उसने बाबरनामा की रचना किया। बाबरनामा इसका क्या किया, फारसी भाषा में अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान खाना बाबर के नवरत्नों में से एक थे, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या किया, अनुवाद किया। बाबर ने 4 बाग पद्धति अपनाया था। क्या अपनाया था, 4 बाग पद्धति अपनाया था।
और इसका जो उदाहरण देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, इसका उदाहरण आराम बाग। इसका उदाहरण क्या है, आराम बाग। आराम बाग आगरा। इसका जो उत्तराधिकारी था हुमायूं बना। इसका उत्तराधिकारी हुमायूं था। इसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, हुमायूं। हुमायूं इसका उत्तराधिकारी होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा बाबर के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हुमायूं के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी इसमें डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में आप ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक के साथ। तो बने रहिए रेस विथ राजीव के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब